द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भाजपा ने कई राज्यों के बदले अध्यक्ष। दिल्ली में मनोज तिवारी को लगा झटका। आदेश गुप्ता को सौंपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक। कोटा के मुकंदरा हिल्स में 2 नए शावकों के आने पर जताई खुशी। केंद्र सरकार ने कोरोना पर 10 राज्यों का पेश किया इंडेक्स। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ जा रहा नीचे। और राजस्थान में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने शिक्षकों के लिए निकाली भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को आयोजित किया। भारतीय उद्योग परिसंघ के 125 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन इवेंट आम होता जा रहा है। इंसान हर मुश्किल का हल निकाल लेता है। देशवासियों का जीवन बचाना है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत के हालात बेहतर हैं। आत्मनिर्भर भारत हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गरीबों की मदद की गई है। गरीबों को 8 करोड़ गैस सिलेंडर मुफ्त दिए गए। अब किसानों को उनके अधिकार हासिल हो रहे हैं। भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया है। 74 करोड़ लाभार्थियों को राशन दिया गया। हमारे लिए सुरक्षा का मतलब कड़े फैसले लेना है। दिल्ली सांसद मनोज तिवारी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनोज तिवारी को हटाकर आदेश गुप्ता को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इसके साथ छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष विष्णुदेव साय को नियुक्त किया। आदेश गुप्ता नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर रह चुके हैं और वर्तमान में पार्षद हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। गौरतलब है कि दिल्ली चुनाव में भाजपा के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से ही माना जा रहा था कि भाजपा मनोज तिवारी को दोबारा अध्यक्ष नहीं बनाएगी। चुनाव के बाद से ही इस पद के लिए लॉबिंग तेज हो गई थी। पार्टी के सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष पद पर दोबारा मौका नहीं दिया गया तो उन्हें दूसरी बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी, क्योंकि वे पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और दिल्ली में पूर्वांचली चेहरा भी हैं। यह फैसला आने वाले एमसीडी चुनाव को ध्यान में रखकर भी किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर आगे की रणनीति सामने रखी। इस दौरान उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया। यह ऐप बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, ताकि कोरोना के मरीजों को अस्पताल के लिए दर दर न भटकना पड़े। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने आप लोगों के लिए कई इंतजाम किए हैं। जहां भी कोरोना पहुंचता है तो वहां फैलता जरूर है। सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की होती है कि बेड नहीं होते, वेंटिलेटर नहीं होते। ऐसे में हालात और खराब हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली इस मामले में कोरोना से आगे है। दिल्ली में बेड की कमी नहीं है। केजरीवाल ने बताया कि आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आप इसके वेब पेज पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा 1031 पर फोन कर एसएमएस पर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस ऐप को 2 बार अपडेट किया जाएगा। एक बार सुबह 10 बजे और फिर शाम 6 बजे अपडेट किया जाएगा। देश में लगभग 70 दिनों से लागू लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में कमी दर्ज की गई है। इस कारण रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। वहीं राहुल गांधी ने भारत की रेटिंग घटाने पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को पिछले 2 दशक से भी अधिक समय में पहली बार BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया। एजेंसी ने कहा है कि नीति निर्माताओं के समक्ष आने वाले समय में निम्न आर्थिक वृद्धि, बिगड़ती वित्तीय स्थिति और वित्तीय क्षेत्र के दबाव जोखिम को कम करने की चुनौतियां खड़ी होंगी। इसे लेकर कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल ने कहा है कि सरकार गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह नाकाम रही है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि मूडीज ने मोदी द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने को कबाड़ वाली रेटिंग से एकदम ऊपर रखा है। गरीबों और MSME क्षेत्र को समर्थन की कमी का मतलब है कि अभी और अधिक खराब स्थिति आने वाली है। अवंतीपुरा के त्राल के सिमोह इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी करनी शुरू की। खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला। वहीं इस ऑपरेशन में जवानों ने 2 आतंकियों का सफाया किया। इनके पास से 2 AK-47, एक पिस्टल और एक ग्रेनेड बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। असम में हुए भूस्खलन में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई। मृतक मुख्य रूप से दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र के 3 अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते हैं। घटना में कई अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों में से 7 कछार जिले, 7 हैलाकांडी जिले और 6 करीमगंज जिले से हैं। इस क्षेत्र में
पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। पूर्वोत्तर राज्य पहले से ही बड़े पैमाने पर बाढ़ से जूझ रहा है, जिसमें लगभग 3.72 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। गोलपारा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके बाद नागांव और होजाई जिले प्रभावित हैं। बाढ़ में 6 लोगों की मौत हो गई है और 348 गांव पानी के अंदर डूब गए हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। भारत में अब भी 6 से 7 हजार औसतन केस रोजाना सामने आ रहे हैं। इस बीच अच्छी बात यह है कि हमारा रिकवरी रेट काफी अच्छा है। भारत में अब तक 1,90,535 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 91,818 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक कोरोना ने देश में 5,394 लोगों की जान ली है। इस तरह भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे संक्रमितों की सूची में 7वें पायदान पर आ गया है। वहीं राजस्थान में अब तक कोरोना के 171 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें भरतपुर में 70, जयपुर में 34, झालावाड़ में 23, जोधपुर में 12, अलवर और कोटा में 10-10, दौसा और झुंझुनू में 4-4, चूरू में 2, टोंक और धौलपुर में 1-1 संक्रमित मिला। इसके साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 9,271 पहुंच गया। राज्य में 2 लोगों की मौत भी हुई। इनमें भरतपुर और कोटा में एक व्यक्ति ने दम तोड़ा। कुल मृतकों की संख्या 201 पहुंच गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली। बैठक में लॉकडाउन खुलने के बाद की प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन के बाद आवाजाही खुल गई है, इस दौरान कोई कानून का उल्लंघन नहीं करे, इस बात का ध्यान रखा जाए। प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन MT2 ने 2 शावकों के जन्म की खुशी जाहिर की। सीएम ने लिखा कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों की शिफ्टिंग के बाद MT2 ने शावकों को जन्म दिया है। इनका आना हमारे लिए उत्साह जैसा है। हम सभी को मिलकर बाघों का और वन्य जीवों का संरक्षण करना है। केंद्र सरकार द्वारा 10 राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन में राजस्थान हर इंडेक्स में अव्वल रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री द्वारा की गई माइक्रो प्लानिंग और प्रदेशवासियों की सजगता और सावधानी को दिया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर 10 राज्यों द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए कार्यों का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में राजस्थान अव्वल रहा है। एक्टिव केसेस, रिकवर केसेस, मृत्यु दर सहित कोरोना की रोकथाम के सभी क्षेत्रों में राजस्थान नंबर 1 पर है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 35 लाख टेस्ट हुए हैं और अकेले राजस्थान में 4 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में मृत्यु दर 2.16 है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का ही विजन था कि जिस प्रदेश में 0 टेस्टिंग थी, वहां आज 18,250 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है। जल्दी 25,000 के लक्ष्य को भी अर्जित कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान मुख्यमंत्री का सपना था। उनकी मंशा थी कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़े। उनका नारा भी पहला सुख निरोगी काया था। इसके लिए 27,000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया था, लेकिन कोविड के कारण यह आगे नहीं बढ़ पाया। मुख्यमंत्री ने अब इसे दोबारा प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में 40,000 से ज्यादा राजस्व गांवों से एक महिला और एक पुरुष को स्वास्थ्य मित्र बनाएंगे और वे प्रदेश में स्वास्थ्य की अलग जगाने में मददगार साबित होंगे। जिस तरह से कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या जयपुर में, विशेष तौर से रामगंज में या जयपुर के अन्य हिस्सों में बढ़ी थी, तो उस वक्त 2-2.5 महीने के लिए वो मरीज़ जितने भी थे पॉजिटिव केसेस के रूप में, वो SMS में भर्ती रहे। और हमने जो ज़रूरी नहीं थी सर्जरी, तब अपील भी की थी कि अगर ये ज़रूरी नहीं है तो इसको थोड़ा टाल दें। पहली प्राथमिकता हमारी थी कोविड जो संक्रमित मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगी बचाने की। अब हमारा जो एक्टिव केसेस का फिगर है, अगर 1 मई के पहले जो लोग पॉजिटिव हुए थे, उस आंकड़े को देखो तो 199 पॉजिटिव केस रह जाते हैं अभी। लेकिन 1 मई के बाद में हमारे माइग्रेंट लेबर और प्रवासी राजस्थानी आए तो 2543 पॉजिटिव केसेस वो बढ़ गए। उसको मिला के आज पूरे राजस्थान में 2742 पॉजिटिव केसेस के रूप में कुल मिला के लोग हैं। लंबे लॉकडाउन के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राध्यापक पद के लिए भर्ती निकाली। कुल 22 पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 जून से शुरू होगी। कोरोना संकट काल में आयोग की ओर से यह पहली भर्ती निकाली गई है। कुल 9 विषयों में 22 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इन 22 पदों के लिए 8 जून से लेकर 7 जुलाई मध्य रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। लॉकडाउन खुलने के बाद प्रदेश के 100 रूटों पर बुधवार से रोडवेज बसें चलाने का निर्णय किया गया है। इसके बाद अगले सप्ताह से 200 रूटों पर बसों को चलाया जाएगा। 10 जून के बाद समय की स्थिति के अनुरूप नए रूट जोड़े जा सकेंगे। इस संबंध में MD नवीन जैन ने जोनल मैनेजर और रोडवेज अधिकारियों की बैठक ली, रूपरेखा तैयार की। इन रूटों के लिए सभी यात्री
ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू हो गई है। इसी के साथ ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए बुकिंग करने वाले रजिस्टर्ड यात्री को ही 5% प्रोत्साहन राशि कैशबैक के रूप में दी जाएगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी ने होम्योपैथी दवा की 1000 किट निःशुल्क प्रदान किए। ये दवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। डॉक्टर सोलंकी अब तक जयपुर और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में 13,000 से अधिक लोगों को यह दवाएं निःशुल्क वितरण कर चुके हैं। इस अवसर पर विक्रम सिंह परिहार, पुनीत अग्रवाल, आयुषी लवाना सहित प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। कोरोना की वजह से आम आदमियों के साथ व्यापारियों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इसी को लेकर राजधानी जयपुर के खातीपुरा रोड मंडल समिति ने किराए में राहत के लिए एक मुहिम चलाई। खातीपुरा रोड व्यापार मंडल समिति द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम में दुकानदारों को पहली सफलता मिली है। गोवर्धन सिंह मुंडरू ने लॉकडाउन के 2 महीने का पूरा किराया सभी 10 दुकानों का माफ किया व आगामी 6 महीनों का किराया कम किया है, जिससे व्यापारियों को लगभग 10 लाख रुपए की राहत मिली है। गोवर्धन सिंह मुंडरू द्वारा किए गए इस नेक कार्य के लिए व्यापार मंडल ने उनका आभार व्यक्त किया। व्यापार मंडल ने गोवर्धन सिंह मुंडरू का साफा व माल्यार्पण कर स्वागत किया। निर्जला एकादशी राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में भक्ति भाव से मनाई गई। कई लोगों ने आज ठाकुर जी के दर्शन कर निर्जल उपवास रखा। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी को निर्जल रहकर उपवास करने भर से वर्ष की 24 एकादशियों के व्रत के समान फल मिलता है। निर्जला एकादशी पर मंदिरों में झांकियां तो सजी, लेकिन ठाकुर जी को निहारने के लिए भक्त नहीं थे। लॉकडाउन के चलते इस दिन भी श्रद्धालुओं के लिए पट नहीं खुले, जिसके चलते भक्तों को ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर ही दर्शन किए। आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में सूक्ष्म स्तर पर आयोजन हुए। ठाकुर जी का अभिषेक कर नूतन पोशाक धारण करवाई गई। लॉकडाउन के चलते इस बार श्रद्धालु अपने आराध्य के सम्मुख जाकर दर्शन नहीं कर सके। मंदिर ब्रज निधि जी में पुजारी भूपेंद्र कुमार रावल के सानिध्य में तथा मंदिर श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी में पुजारी मातृ प्रसाद के सानिध्य में जल विहार झांकी सजाई गई। इस मौके पर ठाकुर जी को नवीन पोशाक धारण करवाकर ऋतु फलों एवं शीतल व्यंजनों का भोग लगाया गया। जयपुर के पावटा में कोरोना महामारी के दौरान बेजुबान पक्षियों के लिए धरती पुकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष विक्रम यादव के नेतृत्व में 141 परिंदे लगाए गए। सामाजिक कार्यकर्ता विकास यादव ने कहा कि प्यास सभी को लगती है, लेकिन बेजुबान पक्षी ना तो बोल सकता है ना कह सकता है। इस संकट की घड़ी में बेजुबान पक्षी को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है और हमारे इस छोटे से प्रयास से हजारों जानवरों की जान बचाई जा सकती है। हम सब मिलकर समुचित व्यवस्था करें। समिति सदस्य सुनील डागर ने कहा, बेजुबान पक्षियों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। समिति सदस्य अभिषेक यादव, नंदकिशोर शर्मा, राकेश सुनारिया, प्रदीप यादव आदि उपस्थित थे। महामारी को देखते हुए लगातार हम इस क्षेत्र के अंदर परिंदे लगाकर बेजुबानों की सेवा में लगे हुए हैं। बेजुबानों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और हम लगातार हम और हमारी टीम निरंतर प्रयास कर रही है और लगातार परिंदे लगाकर हम बेजुबानों की सेवा में लगे हुए हैं। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा के आरटीओ, डीटीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि विभाग में अब से ज्यादा प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किए जाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक विभिन्न डीटीओ, आरटीओ कार्यालयों के स्तरों पर वाहनों के फिटनेस, टैक्सेशन, रजिस्ट्रेशन, परमिट जारी एवं सरेंडर किए जाने जैसे कार्यों के संबंध में ऑफलाइन अंकित जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर से भी एकीकृत किया जाएगा, ताकि एक दूसरे पर निर्भर एवं संबंधित प्रक्रियाओं और भी अधिक कुशलता से पूरा किया जा सके। जैन ने वाहन पोर्टल पर जिलेवार पंजीकृत परिवहन यानों एवं वर्तमान में संचालित वाहनों की वास्तविक संख्या एवं जारी फिटनेस प्रमाण पत्रों की संख्या के संबंध में भी समीक्षा की। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।